हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए पी ब्लॉक के तत्व। तो उसी श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कुल 5 ऑक्साइड होते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं और यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख रखा है। तो पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है N2O। यह नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस भी है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हमारा अगला ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका सूत्र है NO। अगला ऑक्साइड है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन होने चाहिए सूत्र में। आप यहां देखिए N2O3। ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। हमारा अगला यौगिक है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, अर्थात डाई अर्थात दो, तो 2 ऑक्साइड होने चाहिए NO2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। यही NO2 द्वितीयकृत हो सकता है। द्वितीयकृत अर्थात इनमें अणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो N का डबल करें तो N2, O2 का डबल करें तो O4, अर्थात NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वितीयकृत हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आगे हम देखेंगे। अगला है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा अर्थात 5 ऑक्सीजन, N2O5। ठीक है, तो जैसा नाम है उसी आधार पर यहाँ पर सूत्र भी लिखे हुए हैं। इन सब में प्रमुख जो है वह है 4th में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, आगे देखेंगे। और फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सेकंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड प्रमुख है जिसे हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है NH3 अर्थात अमोनिया लुईस क्षारक के समान व्यवहार करता है, क्यों? ठीक है, यह प्रमुख प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। तो NH3 अर्थात अमोनिया लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है, क्यों? आंसर देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसे वह रासायनिक अभिक्रिया में किसी लुईस अम्ल को दे सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले स्पीसीज लुईस क्षारक कहलाते हैं, अतः NH3 एक लुईस क्षारक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि नाइट्रोजन में वास्तव में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या नहीं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s² और 2p3 है। यदि इनका कक्षक बनाएं तो 1s का, ये रहा 2s का और ये रहा 2p का। p में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए 3
डिब्बे बनाए गए हैं। तो बात करेंगे यदि अंतिम कक्षा के बारे में, अंतिम कक्षा अर्थात दूसरी कक्षा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2s और 2p, ये हमारा अंतिम कोष है। और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की युग्म होते हैं उसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो अंतिम कक्षा में हो अर्थात 2s में जो है वही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। 1s में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं कह सकते क्योंकि वह प्रथम कक्षा में है, जबकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे वह किसी को प्रदान कर सकता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले जो स्पीसीज हैं वो लुईस क्षार हैं, अतः ये NH3 लुईस क्षार है। यहाँ पर हमने अमोनिया की संरचना बना रखी है NH3, ठीक है, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 2s के इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। यह जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो 2s का इलेक्ट्रॉन है अर्थात यह डिब्बा है। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए यदि इस आंसर को और रीड करें तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार रीड कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। NH3 में नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे वह रासायनिक अभिक्रिया में किसी लुईस अम्ल को दे सकता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले स्पीसीज लुईस क्षारक कहलाते हैं, अतः NH3 एक लुईस क्षारक है। ठीक है, अब हम चलेंगे उसके आगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है NO2। इसको हमने अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पढ़ा था। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, द्वितीयकृत क्यों होती है अर्थात इसके अणु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल हो जाया करते हैं तो वो N2 हो जाएगा और ऑक्सीजन O4 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है उसे समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है NO2 द्वितीयकृत क्यों होती है। आंसर, NO2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो विषम संख्या में होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। देखिए, NO2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है। द्वितीयन अर्थात डबल होने पर यह स्थायी N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, अतः NO2 द्वितीयकृत होकर N2O4 बनाते हैं। तो इस प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि समझते हैं इसे क्या बोला है। NO2 में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो विषम है। ठीक है, तो NO2 में विषम इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, जबकि N2O4 अर्थात द्वितीयन होने पर इनमें सम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये किस तरह से है इसे समझते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों की संरचना को देखना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितने तरह से बंध बनाया है इसमें समझते हैं। तो नाइट्रोजन ने इस संरचना में, इसका पहले तो विन्यास देखना होगा, 1s², 2s² और 2p3। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ये जोड़े जो है उसे तो प्रदान कर दे रहा है यहाँ पर इस ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर प्रदान हो रहा है, वो असल में 2s
का इलेक्ट्रॉन है। अब बच गए 2p के 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि इस तरह से अयुग्मित होते हैं। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको किधर प्रयोग किया है, तो नाइट्रोजन ने उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर बंध बनाने में प्रयोग किया है। ठीक है, द्विबंध बनाया है, और जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो अभी भी उसमें बचा हुआ है। तो आप अब इस संरचना को देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन पर अभी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 3 है, और यदि हम इधर से जो भागले हुए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है उसे भी गिनती में यदि ले लें तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम ही होगी, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिलकर हुए 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन पर है विषम इलेक्ट्रॉन। इसी को यहाँ पर बार बार बोला गया है कि NO2 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस संरचना में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में किस प्रकार है इसे हमने देखा। जबकि द्वितीयन होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो जाती है। वो किस प्रकार होती है देखते हैं। यहां पर जो एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। किसी भी एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह यदि यहां पर देखें तो सभी दिशाओं में हमें बंध में इलेक्ट्रॉन यदि देखने की कोशिश करें तो इस तरह से दिखाई देंगे। यहां पर हमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द्वितीयन होने पर सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि द्वितीयन नहीं हुआ है, वो यदि वो NO2 के रूप में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है। इसे ही इस आंसर में बार बार बताया गया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि द्वितीयन होने पर अणु स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आंसर को एक बार रीड करेंगे फिर आगे चलेंगे। NO2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए, यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है। द्वितीयन होने पर यह स्थायी N2O4, ठीक है, N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम है। ठीक है, यहां पर गिनती करें हैं तो 6 नजर आ रहे हैं। अतः NO2 द्वितीयकृत होकर N2O4 बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान था, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। ठीक है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। प्रयोगशाला में पोटेशियम या सोडियम के नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम या सोडियम के नाइट्रेट, यहां पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रेट। तो प्रयोगशाला में पोटेशियम या सोडियम के नाइट्रेट पर सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर HNO3 प्राप्त होता है। तो 2 यौगिकों की क्रिया करानी है हमें, एक तो सोडियम नाइट्रेट है और दूसरी है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों की क्रिया कराने से हमें
नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ देखिए नाइट्रिक अम्ल बना हुआ है। तो सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सरल आसान प्रश्न है यह। तो सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। साथ में जो यौगिक बना हुआ है वह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम की यौगिक भी बनी हुई है। बहुत ही आसान है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब आने जा रहा है वह है नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। एग्जाम में हमने अभी जो देखा ऊपर में, ये प्रयोगशाला विधि है जो नॉर्मली प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं जाता। इसके बजाय ओस्टवाल्ड विधि को पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी दोनों को ध्यान रखें। तो हम देखेंगे HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो कि 2018, 2021 और 2024 में पूछ लिया गया है। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत और समीकरण देखना होता है। उसके बाद नामांकित चित्र और कोई दो उपयोग देखने हैं हमें। ठीक है, तो चलते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं ओस्टवाल्ड विधि जो कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत और रासायनिक समीकरण हमें देखना है। तो एक आयतन अमोनिया अर्थात अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और 8 आयतन वायु मतलब ऑक्सीजन का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो 90% अमोनिया NH3 का नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो बातें बताई गई है उसे चित्र में देखेंगे तो ही हमें चीजें समझ आएंगी। अभी जो हमने पढ़ा अब उसे चित्र में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो एक आयतन अमोनिया NH3 यहां पर लेंगे और 8 आयतन वायु अर्थात O2 का मिश्रण दोनों को यहां पर ले लेंगे। अमोनिया और वायु दोनों को लेकर इस चित्र में इस तरह से यहां पर गुजारेंगे। तो यहां पर है प्लेटिनम की जाली जिसके ऊपर से ये दोनों गैस गुजरेगी। ठीक है, अमोनिया और वायु अर्थात ऑक्सीजन दोनों गैस इस प्लेटिनम की जाली में से गुजरेगी। यह प्लेटिनम की जाली बहुत गर्म है। देखते हैं क्या लिखा है। तो प्लेटिनम की जाली के ऊपर से 800 सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो यह प्लेटिनम की जाली 800 सेल्सियस गर्म है जो कि विद्युत आर्क से गर्म किया जाता है। ठीक है, हीटर की तरह। तो 800 सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो 90% अमोनिया, तो 90% अमोनिया अर्थात NH3 का नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो NH3 का NO में रूपांतरण हो गया। NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो जैसा अभी तक बताया गया है उसी आधार पर समीकरण भी लिखा है। किंतु इसमें जो शुरुआत में बोला था कि अमोनिया को हमें 1 आयतन और वायु को 8 आयतन लेना है, वैसा यहाँ पर समीकरण में दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि अमोनिया जो है वो 4 आयतन अणु लिए हैं, उसका 4 अणु है और ऑक्सीजन का 5 अणु है। फिर भी हमें ऐसा ही लेना होगा इसे। ठीक है,
तो 4NH3 प्लस 5O2 दोनों आपस में क्रिया करके NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 अणु बना लेंगे प्लस जल के 6 अणु बना लेंगे। इस इक्वेशन को हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो 4 अमोनिया है इसलिए 4 NO बना है, क्योंकि इधर 4 नाइट्रोजन है तो 4 नाइट्रोजन ही रहेंगे यहाँ पर, और इधर हाइड्रोजन है कुल मिलाकर 12, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित है निश्चित रूप से। ऑक्सीजन यहाँ पर थे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 एकम 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 6 एकम 6, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो 6 यहाँ पर का 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, मिलकर हो गए 10 ऑक्सीजन। तो समीकरण बिल्कुल संतुलित है और इसे आपको याद रखना होगा। इसके बाद ही आगे बढ़ें, याद करके आगे बढ़े तो बेहतर चीजें समझ आएगी। आइए आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ चित्र में हमने देख लिया था कि जाली में से गुजरने के बाद NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसके बारे में क्या लिखा है आगे, तो बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात NO बची हुई ऑक्सीजन O2 के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष किसे कह रहे हैं, तो इस कक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कक्ष को ऑक्सीकरण कक्ष कह रहे हैं। तो यहाँ से ये रास्ता है जहाँ से दोनों गैस यहाँ आएगी। तो कौन सी दोनों गैस, NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ आएगी। तो दोनों गैस यहाँ आएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 गैस यहाँ से इस कक्ष में आएगी, ऑक्सीकरण कक्ष में। तो लिखा है बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बची हुई ऑक्सीजन O2 के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है, जिससे वह नाइट्रोजन परऑक्साइड NO, ठीक है, जिससे वह नाइट्रोजन परऑक्साइड NO में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कक्ष में वह NO2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समीकरण भी लिख रखा है, 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, ठीक है। तो NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है और NO2 जो है वो नाइट्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। तो इस कक्ष में बात करें ऑक्सीकरण कक्ष में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन परऑक्साइड बन चुका है, NO2 बन चुका है। आगे का प्रोसेस क्या है उसे देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि इस कक्ष में जो NO2 अर्थात नाइट्रोजन परऑक्साइड बन चुका है उसका क्या होता है। तो उस NO2 गैस को इस रास्ते से इस कक्ष में भेज दिया जाता है, जिसका नाम शोषक कक्ष है, जहां ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता रहता है, और जो NO2 गैस है वो यहाँ नीचे से इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर चढ़ रही होती है और ऊपर से जल आ रहा होता है, तो दोनों आपस में संयुक्त होते हैं। बीच में NO2 गैस और जल आपस में संयुक्त होने पर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, उसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो लिखा है यह NO2 शोषक कक्ष में भेज दी जाती है। शोषक कक्ष इसी कक्ष को बोला जा रहा है। ऑक्सीकरण कक्ष से जो गैस बनी है NO2 उसे शोषक कक्ष में भेज दिया गया, जहां ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता रहता है। जल और NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 बन जाता है, ठीक है। तो उसी बात को हमने समझा। तो जो अम्ल बनेगी HNO3 वो यहाँ नीचे में
एकत्रित होती जाएगी और उसे हम बाहर निकालते रहेंगे समय समय पर। तो जैसा इसमें प्रक्रिया बताई गई है उस पूरी प्रक्रिया को हमने देख लिया। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर अमोनिया और वायु को प्रवेश कराना है, प्लेटिनम की जाली से ये गुजरेगी, फिर वो एनो गैस में बदल जाएगी। एनो अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड को बची हुई ऑक्सीजन के साथ इस कक्ष में भेजा जाता है जिसका नाम ऑक्सीकरण कक्ष है, तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 अर्थात नाइट्रोजन पेरोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो NO2 में बदल जाएगा और उस NO2 गैस को शोषक कक्ष में भेज दिया जाता है जहां वह जल से संयुक्त होकर HNO3 बनाता है। तो यहां पर हम समीकरण को भी देख लेते हैं। 2NO2 प्लस H2O मिलकर बना रहे हैं HNO3 प्लस HNO2। इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है, इसका नाम नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर O2 है तो इसका नाम नाइट्रस अम्ल होगा। तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के 3 अणु ले रहे हैं, उसे आगे प्रक्रिया में देखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल देता है यह। तो नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल बना रहा है, साथ में H2O जल बना रहे हैं, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना रहा है वियोजित होकर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरी प्रक्रिया देख ली। समीकरण को आपको बार बार रीड करना होगा, देखना होगा, चीजों को तैयार करना होगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी समीकरण की। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवाल्ड विधि के बाद अब नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को देखेंगे, समझेंगे। तो पहला पॉइंट है TNT और TNB आदि विस्फोटकों के निर्माण में, ये 2 तरह की विस्फोटक हैं, इनको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। सेकेंड है रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में। थर्ड है चांदी और सोना के शोधन में। और फोर्थ है धातुओं पर चित्रकारी करने में। ठीक है, तो धातुओं पर चित्रकारी करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, तो यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियोस को बार बार रिवीजन कीजिए, लाभ मिलेगा इससे।